हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 2 जो कि द विजन का है। इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी जाइए, आप उसको टेस्ट को करिए और देखिए। तो टेस्ट स्टार्ट करवाएंगे हम पूरा 1 से लेकर 100 तक जीएस 1 में। जो ये आपको पता ही होगा, प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस 1, तो उसमें जो होता है 100 क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड पेपर होता है सी सेट का, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 200 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन। तो इसको आप करिए। और जो पहला टेस्ट करवाएगा उसको भी करिए। आप टेस्ट को क्या कर सकते हैं, अपना एक पेज लीजिए A4 साइज का, उसमें 1 से लेके 100 तक नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर को क्लिक करिए और देखिए आपके कितने सही होते हैं। और जितना भी आपका मार्क्स ऑब्टेन होता है उसको आप नेगेटिव मार्किंग के थ्रू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खुद को इवेलुएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रिया है, आप मुझे जानते ही होंगे। तो एनसीईआरटी आप कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो जल्दी धीरे धीरे उसके वीडियो अपलोड हो जाएंगे। सारे वीडियो मैंने कंप्लीट करके रख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट नंबर 2। टाइम बहुत कम है, रिविजन फास्ट ही करनी है आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये है द विजन टेस्ट, टेस्ट नंबर 1 सॉरी 2। तो फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और टेस्ट तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अगर आपको कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेनेशंस में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो इसका मैं सोल्यूशन का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में अपने भेजूंगी। टेलीग्राम अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये भी पॉलिटी का पहला टेस्ट भी आपका पॉलिटी का ही था। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ हुआ था। या दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोत्तम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो इसको ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर खुद लगा लीजिए पहले, उसके बाद मेरा देखिए। तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा, गलत होगा। क्यों? न्यायालय की एक एकल व्यवस्था भारत सरकार 1935 से ग्रहण की गई है, ना कि स्टार्टिंग से। और ये केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। ठीक है। और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद जो है अपना उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। इसलिए पहला गलत है। स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय के ने अपील की सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकते हैं, लोकसभा के लिए। और दूसरा है, वह संसद के समक्ष नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट रखता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक दो या ना तो एक ना तो दो। तो ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज में विशेष ज्ञान, व्यवहारिक मनुष्य रखने वाले व्यक्ति में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए रखता है, ना कि लोकसभा के लिए नाम निर्देशित करता है। इसलिए पहला जो है गलत हो जाएगा। अब ये वह संसद के समक्ष नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखवाता है, मतलब रखता है। तो ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका भी बी। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय IHR 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने हेतु एक समझौता है। दूसरा है, वह WHO के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कौन सा कथन सही है? तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इस आंसर को। तो इसका जो होगा, वह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट की क्षमता निर्मित करने हेतु एक समझौता है। बिल्कुल सही है। वह WHO को सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। बताइए सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है।
तो जो डब्ल्यूएचओ में कितने देश है? 194 और देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब है चौथा क्वेश्चन। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता। दूसरा है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो कौन सा कथन सही है? तो इसको पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो भी हो पहले ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करिए, कहा क्या रहा है। जैसे संविधान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। हाँ, तो आप अब देख लीजिए, तो आप आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मैं बताऊं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दूसरा केवल। पहला क्यों गलत है? तो जो पहला गलत है तो देखिए, संविधान में एक मंत्री परिषद के आकार एवं मंत्रियों की पद को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, निर्दिष्ट नहीं किया गया है, बात सही है। मुख्यमंत्री द्वारा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार उनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। और ठीक है। और हालांकि 91 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 164 में एक नया अध्याय 164 ए जोड़ा गया। 164 1 क्लॉज जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि किसी राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसी के साथ किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। तो इसलिए कथन एक सही है। ठीक है, अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता, ये पहले तो था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में संविधान 91 संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो है 15% रखनी होगी भाई, निर्दिष्ट की गई। ठीक है, इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा। निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील को स्पर्श करते हैं? विक्टोरिया झील आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप देखिएगा मैप, लेकिन अभी बिल्कुल मत देखिएगा, अभी मैं बता दूं उसके बाद। तो है पहला तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या। तो कौन सा कोड सही है? तो ठीक है, विक्टोरिया झील अगर आपके पास मैप है तो देख लीजिए, फिलहाल मैं बता देती हूँ। तो विक्टोरिया झील से अटैच क्या है पहले, कौन सा? तंजानिया है जो कि 51% है, और उसके बाद युगांडा है जो कि 44% है, उसके बाद केन्या है, केन्या 5% है, लेकिन ये रवांडा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 1 2 4 ऑप्शन सी। और छठवां है, मैप देख लीजिएगा एक बार। छठवां है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सॉरी भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनमें भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रावधान शामिल है? ऑप्शन ये पहला है 9वां, तीसरा 324 और चौथा भाग 4 और पांचवा है 280 अनुच्छेद। कौन सा आंसर सही हो? क्या आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? भारतीय संविधान संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान, स्थानीय स्वशासन से, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें में है। जी बिल्कुल है। और उसके बाद है आपका 9वें में है, चौथे में है और पांचवें में, 280 में और चौथे में, पांचवें में। ठीक है, तो भारत के संविधान में एक नया भाग 9वें सम्मिलित किया गया। इस भाग को पंचायत नाम से उल्लेखित किया गया। इसमें 243 से 243 तक प्रावधान सम्मिलित है। इसके अलावा अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका भाग 4 नीति निर्देशक डीपीएसपी भाग 4 में है, जिसमें अनुच्छेद 40 जो कि पंचायती राज से है, इसमें पंचायतों को गठित के लिए राज्य कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता हो। और उसके बाद अनुच्छेद 280 आ जाता है, जिसके तहत राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपागमों पर सिफारिशें करने का कर्तव्य केंद्रीय वित्त आयोग को सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां। उपर्युक्त में से कोई नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई नहीं,
मतलब नोटा, नोटा बटन जानते हैं, नोटा के बारे में बात हो रही है, नोटा। ठीक है, ठीक है। नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है ताकि उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस की जा सके। दूसरा है, भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी उम्मीदवार के डाले गए मत की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। पहला क्यों गलत है? तो पहला इसलिए एक मिनट, ठीक है, एक मिनट आई हैव टू, हाँ बिल्कुल। पहला क्यों गलत है? क्योंकि उम्मीदवार को जमानत राशि की वापसी के देश हेतु चुनाव लड़ने उम्मीदवार हेतु डाले गए कुल वैध मतों की गणना के लिए नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। भले ही नोटा विकल्पों को चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार हेतु डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसलिए पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। ठीक है, 8वां क्या है? संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के आधार पर वर्णित किया गया है? पहला है, वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर पद धारण करता हो, और दूसरा वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, तीसरा उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें संलिप्तता के लिए दंडित किया गया हो। कौन सा ऑप्शन सही हो? केवल एक तीन, केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दो। वो क्यों होगा? कि वो संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण करके, सही है। वो अनुचित दिवालिया हो, ये भी सही है। उसे अस्पृश्यता, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने में संहिता के लिए दंडित किया गया हो, तो वो क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसमें जो है जैसे कि इसमें होगा नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो उनके लिए है, जो किया गया हो उसके लिए थोड़ी ना है। ठीक है। तो मतलब इसमें दंडित किया गया हो तो चुनाव के लड़ने के लिए थोड़ी ना उसका आधार होगा, नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां है, विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही मतलब निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, निर्वाचित होने के साथ अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता का त्याग पत्र दे देता है, और दूसरा है उसे विधान के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, और तीसरा है वह उपाध्यक्ष से लिखित त्यागपत्र सौंप कर अपना पद त्याग सकता है। कौन सा सही? केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल तीन, केवल एक दो तीन। मतलब कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है? चलिए देखते हैं। निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष की बात हो राज्य विधानसभा की ना, तो इसके बारे में है। तो ऐसा नहीं है, वह यदि वह उपाध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र सौंपकर अपना पद त्याग करता है तो ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन पहला नहीं सही है। पहला सही नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग पत्र नहीं देता, लेकिन वह सक्रिय राजनीति से दूर रहता है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य मंत्री। निम्न प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है एक दो, ऑप्शन बी है दो तीन, और ऑप्शन सी है दो तीन, ऑप्शन डी है एक दो तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री। राज्यपाल नहीं होता है। राज्य विधानमंडल विशेषाधिकारों का लाभ इसको नहीं प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है आप बताइए, या मैं ही बताऊं सब? ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 11वां। भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी भी विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक मत के मामले में अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है।
और न्याय या सामुदायिक कल्याण के हित में वह इससे भिन्न निर्णय भी ले सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 3, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। बना हुआ है फर्स्ट मूवर्स कोइलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वह 7 औद्योगिक क्षेत्रकों की डिकार्बोनाइज करने की एक वैश्विक पहल है, या दूसरा है, हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया। कौन सा ऑप्शन सही? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका हो जाएगा दोनों के दोनों सही है, बिल्कुल ही सही है। तो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन एक वैश्विक पहल है जो कार्बन हटाने वाली नवीन तकनीकी के साथ कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग साथ हार्ड टू इबेट औद्योगिक के क्षेत्र की डिकार्बोनाइज करने के लिए करती है। वर्तमान में क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन के 30% भाग के लिए उत्तरदायी हैं। इन क्षेत्रों में एल्युमिनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग शामिल हैं, इसलिए कथन एक सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है भाई। नेक्स्ट है 13वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना नामकरण और क्षेत्राधिकार के एक समान है। दूसरा है, मुंसिफ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल दूसरा, क्योंकि संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना नामकरण क्षेत्राधिकार के एक समान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक संरचना नामकरण क्षेत्राधिकार और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है, इसलिए इनकी प्रकृति विभिन्न राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो दूसरा सही है। और 14वां है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु और पांचवा कर्नाटक। तो कौन सा सही है? उत्तर चुनिए। 1 2 4, 3 4 5 और 1 2 3 और 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश बिल्कुल है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल है। और उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, हाँ ये भी है का, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है, तमिलनाडु कर्नाटक नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें बता दूं आपको, इसमें 10 राज्य हैं। पहला आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना के अंतर्गत 5वें अनुसूचित क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, अगला करते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को, या भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता को? तो कौन सा सही उत्तर होगा? 1 2 2 3, 1 3, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य को बिल्कुल सही है, और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य को बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या, ये तो तीसरा बिल्कुल गलत दिख रहा है मेरे को। तो ये गलत ही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी के अलावा भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, जैसे भारत के महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता, और एजी को उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी सहायता करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल एजी का पद ही संविधान द्वारा गठित किया गया है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 के तहत महाधिवक्ता और ऊपर महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए विकल्प तीसरा गलत है। अब बात सुनना है आपको। और 16वां है, विपक्ष के नेता के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। भाई तब बताइएगा जरूर इसको। तो पहला है, विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है। दूसरा है, सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उससे अधिक सदस्य संख्या वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। तीसरा है,
विपक्ष के नेता वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, केवल तीन, केवल एक, दो, तीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला तो नहीं होगा, विपक्ष के नेता का एक संवैधानिक पद नहीं है। तो ये कैसा? संसद के प्रत्येक सदन के विपक्ष के नेता को बंद किया गया, बात सही है। लेकिन लेकिन जो है सरकार की संसदीय प्रणाली में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना और एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में सांविधिक मान्यता प्रदान की गई थी, इसलिए एक सही नहीं है, संवैधानिक नहीं संविधिक है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ए, मतलब 2, 3। 17वां है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। दूसरा है, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। तीसरा है, केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार है। कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, केवल 2, 3। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ महाधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, बिल्कुल सही। और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं, जी बिल्कुल सही है। और तो वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना बहस में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ऐसे अधिवक्ता भारत में किसी भी अन्य न्यायालय न्यायाधिकरण में बिना किसी कनिष्ठ के उपस्थिति होने के हकदार नहीं है, इसलिए कथन 2 सही है। और तीसरा, केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं, तो जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि केवल वरिष्ठ अधिवक्ता के उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं, मतलब हकदार होते हैं। और वे किसी भी पक्ष से उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं या कार्य कर सकते हैं। केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं। ये तो सही है भाई, ये भी तो सही है, तीनों ऑप्शन सही है क्या? तो ये भी सही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो लग रहा है मुझे। तो ठीक है। हाँ, 1 मिनट। तो ये क्या हुआ था ना, ऐसे अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निर्मित किसी राज्य के बार काउंसिल में दर्ज होता है। वे किसी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं और ये बहस कर सकते हैं, हालांकि इन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता है। तो केवल वरिष्ठ होते हैं, ये तो सही है। मुझे ये ऑप्शन ना दोनों को सबके सब सही है, सही है। 18वां क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। दूसरा है, संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों के आवंटन संबंधित है। उपरिक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1, 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर होगा, जरा ध्यान दीजिए, सही नहीं पूछ रहा है। तो राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। क्या सभी राज्यों को समान प्रतिनिधि प्राप्त किया गया है? जरा सोचिए इस बात को। तो आपको बता दूं, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, मतलब जहाँ कम ज्यादा होगी उस आधार पे, इसलिए सब जगह समान नहीं। पहला हो जाएगा गलत। और दूसरा, संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों के आवंटन संबंधित है, तो जी बिल्कुल सही है। तो ये दूसरा सही है और पहला गलत है, तो गलत ही पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? पहला है,
राज्य की नगर पालिकाओं के सदस्य, दूसरा राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक और तीसरा राज्य में 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से कम के ना हो और चौथा है राज्य विधानसभा के सदस्य। तो कौन सा सही होगा? 1 2 3 या 3 4 या 1 2 3 4 या 1 4। तो कौन सा सही है? सभी ऑप्शन सही है, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। महानगर योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य विधायिका महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है। दूसरा है इनके 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों में पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं। तीसरा है इस समितियों के अध्यक्ष द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। कौन सा सही है? तो ये है ऑप्शन ए। देखते हैं, सॉरी, स्टेटमेंट। राज्य विधायिका महानगर योजना समितियों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकती है, सही है। इसके 3/4 सदस्य तीन चौथाई सदस्य महानगर क्षेत्र नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में चुन जाते हैं। क्या सही है? तो ये देख सकते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत महानगर योजना समितियों के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने बीच में से चुने जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही है? ठीक, हाँ। तो समिति की इन सदस्यों की संख्या उन महानगरीय क्षेत्र नगर पालिका और पंचायत की संख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, गलत है। इन समितियों के अध्यक्ष द्वारा विकास योजना को राज्य सरकार को भेजा जाता है, तो ये तीसरा भी सही है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा है निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? पहला है यदि समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। दूसरा है यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक समझता हो। तीसरा है यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधानों वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया हो। कौन सा सही उत्तर है, चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो कौन सा सही है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सभी के सभी वैसे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन के बिना उसकी अवधि को कम करना है। दूसरा है लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। तीसरा है विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी सभी के सभी सही है। 23वां है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक सुरक्षोपाय किए गए हैं? पहला है अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार। दूसरा है अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता। तीसरा है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक और चौथा है संसद द्वारा उसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी होगा सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्यपाल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है। दूसरा किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा केवल 2। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ये सही है। पहला गलत क्या है? राज्यपाल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है। क्या ये सही है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की
कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है, इसलिए कथन पहला सही नहीं है। नेक्स्ट है 25वां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। दूसरा, कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है भाई। क्यों? भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसा नहीं है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके निर्वाचन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया उल्लंघित नहीं की गई है। अनुच्छेद 164 में केवल यह वर्णित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हालांकि उसका अर्थ यह नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में प्रचलित परंपराओं के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपना विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल आमतौर पर विधानसभा में सबसे बड़े दल या दलों के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, साथ ही उसे 1 महीने के भीतर संसद में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये तो पहला गलत हो गया। कोई व्यक्ति जो विधानमंडल में सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा और ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा, इसलिए दूसरा सही नहीं है। दोनों के दोनों का सही गलत है। 26वां है, परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला है, ये समितियां मंत्रियों एवं संसद सदस्यों के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अनौपचारिक चर्चा हेतु मंच प्रदान करती है। दूसरा, इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, फिर सॉरी 3 तो है नहीं, है बोल दिया मैंने। तो सी है केवल 1 2, डी है ना तो 1 ना तो 2। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल ही। ठीक है, और 26 हो गया। 27 73 अमेंडमेंट के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य उपबंध हैं? पहला है त्रिस्तरीय प्रणाली, दूसरा है ग्राम सभा का गठन, तीसरा है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, चौथा है पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, पांचवा है स्थानीय निकाय में सांसदों की प्रतिनिधित्व। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 5, ऑप्शन डी है 2 4 5। तो इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम सभा का गठन, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तीनों के तीनों सही है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना ये नहीं है, और स्थानीय निकायों को सांसदों के प्रतिनिधित्व तो ये भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ तो क्या है? पहला है, परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरा है, महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। और तीसरा है, नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन सा सही है? केवल 1 2, बी है 2, और सी है 1 3, और डी है 1 2 3। इसका जो आंसर होगा ये तीनों के तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये परिषद निगम की एक विधायी शाखा है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों शामिल है, सही है। महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये भी सही है। नगर आयुक्त निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ये भी सही है। तो 29 है, राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श द्वारा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल बी। इसके न्यायाधीश तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, सही है। तो पहला गलत क्यों है? तो पहला गलत होने का कारण है एफटीएस मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट का संबंध उच्च न्यायालयों के परामर्श के से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है और इसलिए पहला गलत हो गया।
अब 30वां क्वेश्चन है, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है? 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 60 दिन के लिए? तो इसका जो आंसर होगा बताइए, तो ये होगा 60 दिन। तो 60 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? किसमें? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में। पहला है संसद के दोनों सदस्यों के नाम निर्दिष्ट सदस्य, दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के नाम निर्वाचित सदस्य और तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 3। पहला नहीं होगा, संसद दोनों सदन के नाम निर्देशित ये नहीं होते हैं। तो इसमें क्या कौन-कौन निर्वाचन मंडल के सदस्यों निर्वाचन किया जाता है, इनमें कौन-कौन शामिल होता है बता दो। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी निर्वाचित होते हैं, नाम निर्दिष्ट नहीं होते हैं। 32वां है, निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है? राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्र हित में, दूसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के संसद से अनुरोध करने की स्थिति में, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने में और चौथा है राज्य विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में। तो कौन सा उत्तर सही है? केवल 2 3 2 4, ऑप्शन बी है 2 3 4 और ऑप्शन सी है 1 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी, सभी नहीं है, राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्र के हित में ये सही है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के संसद से अनुरोध करने की स्थिति में ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने में ये भी सही है, राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में, तो ये जो है ये सही नहीं है। तो इस तरह से जैसे कि इसमें संसद के दोनों सदनों के नाम निर्देशित सदस्य होते हैं कि राज्य विधानसभाओं के नाम निर्देशित सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों, और द्विसदनीय विधायिका में के मामले में दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के नाम निर्देशित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेते हैं। ये मैं उसको बता रही थी। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो आंसर होगा ये आपका चौथा सही इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में केंद्र राज्य सूची में वर्णित किसी समय विषय पर कानून नहीं बना सकती है, इसलिए गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल का मुद्दा भी बहुत जोरों शोरों से है, तो ये आपको जानना जरूरी भी है। तो वो यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सहअस्तित्व है और यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। और तीसरा है राज्य विधायिका के पुनः समवेत होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 2। राज्यपाल के बारे में, तो यह राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सहअस्तित्व है और यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सही बात है। और राज्य विधायिका के पुनः समवेत होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो कितने दिन में होता है? तो अध्यादेश जो समाप्त होता है तो शुरू होने के 6 सप्ताह के उपरांत समाप्त होता है, शुरू होने के 6 सप्ताह के उपरांत, ना कि 6 महीने को। ठीक है। नेक्स्ट है 34वां, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, दूसरा है बी राजमन्नार समिति 1969 और सी है सरकारी आयोग 1983 और डी है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी सरकारी आयोग। अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाएगा। इस सरकारी आयोग के कमीशन में कहा गया। तो 35वां है, चौधरी रहमत अली के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए।
उसे पाकिस्तान शब्द के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इनके पाकिस्तान के निर्माण के विचार का समर्थन किया गया। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या ना तो एक ना तो दो? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। उन्हें पाकिस्तान शब्द के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता, सही है। तो चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द के प्रतिवेदन का श्रेय दिया जा सकता है। इसके द्वारा स्वयं को पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 28 जनवरी 1933 को रहमत अली द्वारा नाउ और नेवर और वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर शीर्षक की एक पुस्तक जारी की गई, जिनमें उन्होंने पाकिस्तान के 29 मिलियन मुसलमानों की ओर से भारत की 5 उत्तरी इकाई में रहने, पाकिस्तान को धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आधारों पर एक अलग संघीय संविधान प्रदान करते हुए भारत के अन्य निवासियों से अलग एक पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए प्रबल अपील की थी। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव को 1940 में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में समर्थन किया गया था कि भारत के उत्तर, पश्चिम और पूर्व क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की भौगोलिक सन्निहित इकाइयों को स्वतंत्र राज्यों के गठन हेतु समूहित किया जाना चाहिए। इस स्वतंत्र राज्यों के तहत संगठन इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी। यद्यपि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान का उल्लेख किया नहीं था, परंतु जिन्ना के विचार रहमत अली के विचारों के समान ही थे, इसलिए दूसरा सही नहीं है। ठीक है। और 36वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदानों में से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। और दूसरा है, यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी क्या होगा? यह ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो कार्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये सही है। और पहला, ग्राम पंचायत क्षेत्र सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय सभा है। तो जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में सबसे पहले निचले स्तर पर ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत मतदान शामिल होते हैं। इस प्रकार पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाली एक ग्राम स्तरीय सभा है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है। 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ट्रांसक्रिप्टोज एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है जो डीएनए की आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, और या तो वही दोनों के दोनों सही हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों के दोनों सही हैं। ट्रांसक्रिप्टेज कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं का एक पूर्ण समुच्चय होता है जो डीएनए को आनुवंशिक जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, साइंस का है ये। 38 है, पैगाह मकबरे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब पैगाह मकबरे के संदर्भ में। पहला, पैगाह मकबरा आसफ जहां और राजपूतानी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। दूसरा है, पैगाह हैदराबाद रियासत में सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन थे। और तीसरा है, यह लाल संगमरमर से निर्मित है जो उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए इंटीरियर के कारण आगंतुकों को आकर्षित करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन, या एक, दो, तीन? चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला जो है, पैगाह मकबरा आसफ जहाँ और राजपूतानी शैली की वास्तुकला एवं सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। और पैगाह हैदराबाद रियासत में सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन थे, ये भी सही है। यह लाल संगमरमर का बना है और तो ये लाल संगमरमर से निर्मित उत्कृष्ट डिजाइन के लिए इंटीरियर के कारण आगंतुकों को आकर्षित करता है। तो ये सही नहीं है। बाकी एक दो दोनों सही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, तो जल्दी ही 50% होने वाला है। 39, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने क्षेत्र वनों को बहाल करने के लिए शाह बलूत चेस्टनट के वृक्ष को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी चीन और डी भारत। तो करंट का न्यूज है, तो ये हो जाएगा यूएसए।
तो डार्लिंग 58 एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किया हुआ अमेरिकी शाहबलूत का वृक्ष है। इस वृक्ष को अमेरिकन चेस्टनट रिसर्च एंड रिस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। यह कार्य स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड फॉरेस्ट्री में किया गया है। इसका उद्देश्य उस वृक्ष के माध्यम से उत्तरी अमेरिका के वनों में अमेरिकी चेस्टनट को पुनः स्थापित करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है 40। उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय किसी साधारण कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का भाग है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, डी दोनों, मतलब डी ना तो एक ना तो दो, सी दोनों के दोनों सही है। कौन सा इसमें सही है? तो आपका आंसर होगा दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय के किसी साधारण कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। 41 है। अनुच्छेद 161 के तहत की गई राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। दूसरा, वह उस विषय में संबंधी जिस पर संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। कौन सा आंसर सही होगा? जी, दूसरा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी ओनली। वो मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा 42। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोई व्यक्ति जो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक समय तक अधिवक्ता रहा हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, संविधान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के साथ साथ उसकी न्यूनतम आय भी निर्धारित नहीं की गई है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? तो बताइए। तो ये जो होगा दोनों को दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक समय तक अधिवक्ता रहा हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के साथ साथ उसकी नियमित आय भी निर्धारित नहीं की है ना। 665 है ना, मतलब निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं 43। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रैमजेट इंजन द्वारा संचालित मानव रहित प्रदर्शन विमान है। दूसरा, यह प्राणोदन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, केवल दो, क्योंकि रैमजेट इंजन द्वारा रैमजेट जो है ये जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी है, ये हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन एक स्क्रैमजेट है, ना कि रैमजेट है। स्क्रैमजेट एक इंजन द्वारा संचालित और स्वदेशी द्वारा विकसित प्रदर्शक वाहक है, इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। 44 है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, वह कितनी बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है, और कितनी भी बार, मतलब कितनी भी बार। और दूसरा है, उसे संविधान द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा, इसमें क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियां निहित है। निम्न में कौन सा सही है? केवल एक, तीन, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, तीन? तो कौन सा आंसर सही होगा? तो ये आंसर सही हो जाएगा केवल एक। वो कितनी भी बार, मतलब कितनी भी बार, चाहे जितनी बार, वो राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हो सकता है। और उसे संविधान द्वारा निर्धारित उपलब्धियों के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसे संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं संसद द्वारा, ना कि संविधान द्वारा। इसमें क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियां निहित होती हैं। तो इसमें जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां, आत्यांतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो शक्ति नहीं है, बाकी 3 है, एक नहीं है। ये तो इसलिए पहला ऑप्शन केवल सही है। 45 है। फायर एल्ड्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वनाग्नि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित
करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। दूसरा, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। 46 है, निम्नलिखित कथन कार्यों में से कौन से किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? पहला है वो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। दूसरा, वह अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है। तीसरा, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक दो, केवल एक दो तीन, और सी है केवल तीन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा केवल तीसरा, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो पहला गलत क्यों है, अब हम जांच करेंगे। तो पहला गलत है क्योंकि अनुच्छेद 76 सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं करता, इसलिए कथन एक सही नहीं है। और केवल वह अंतरराज्य परिषद और नीति आयोग के प्रशासनिक परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए ये भी गलत है, तीसरा सही है। 47 है, भारत में पंचायत राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, अशोक मेहता समिति, और जीवी के राम समिति, और थुंगन समिति, और LM सिंधवी समिति। तो इन लोग का डेट अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो हम याद करवा देते हैं। तो ठीक है, अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में, 1977 में। और JVK राव समिति कब आई थी? तो JVK राव समिति आई थी 1985 में, 1985 में। ये पेन सही चल नहीं रहा है। और थुंगन समिति कब आई थी? तो थुंगन समिति आई थी 1988 में, 1988 में। और ये है LM सिंधवी आई थी 1986 में। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 4 3 सी। 48 है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। बी है, यह पंचायत चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करता है। सी है, राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और डी है, भारत निर्वाचन आयोग की समग्र देखरेख में काम करता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो डी सही नहीं है, सीधी बात। पंचायत के सभी निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचन सामग्रियों की तैयारी का अधीक्षण निदेशक की नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। इनमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। क्या? सॉरी, डिस्टर्बेंस। तो राज्य सरकार एक राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। पहले यह कार्य राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता था जो राज्य सरकार के नियंत्रण में होता था। अब राज्य चुनाव आयुक्त का पद भारत के निर्वाचन आयुक्त की तरह स्वायत्त है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है और यह न तो भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा होता है और न ही यह उनके नियंत्रण में होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक मिनट, ऑप्शन डी तो सही है, तो गलत कौन सा है? अच्छा, इसमें एक मिनट, मैं तो कंफ्यूज हो गई, सॉरी। इसमें नहीं पूछा ना, तो यही गलत है, क्योंकि ये कर सकता है इसमें दिया है, नहीं कर सकता है इसमें दिया है, कर सकता है। ठीक है, अगला है 49, पंचायत की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हर स्तर पर पंचायत को 5 साल का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। और दूसरा है, किसी पंचायत के समय से पहले भंग होने पर हर बार नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। तीसरा, समय से पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित एक पंचायत को 5 वर्ष की पूर्ण अवधि का लाभ नहीं मिलता है। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है, हर स्तर पर पंचायत को 5 साल का कार्यकाल प्रदान किया जाता है, सही है। किसी पंचायत के
समय से पहले भंग होने पर हर बार नए सिरे से चुनाव किए जाने चाहिए, ये गलत है। जो बाकी का समय रहता है उतने के लिए होता है। तो समय से पूर्व विघटन के पश्चात पुनर्गठित एक पंचायत को 5 वर्ष की अवधि के लाभ नहीं मिलता है, ये सही है। तो 1-3 सही है, ऑप्शन सी। 50वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कारण है भारत संसद के दोनों सदनों पर पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो कौन सा सत्य है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है आर ए दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही आर गलत है, डी है ए सही है ए गलत है आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए सही की इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 51 है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह पहल भारत और रूस द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए शुरू की गई है। दूसरा, इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय करता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो और एक दो दोनों सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका नेतृत्व भारतीय सुरक्षा परिषद सचिवालय करता है। पहला गलत है क्योंकि भारत और अमेरिका ने 2022 में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल पर की घोषणा की। यह दोनों देशों की सरकार, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और अच्छा औद्योगिक सहयोग की बढ़ाएगा, इसके लिए किया गया। ठीक है। और 52 है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद में निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश शामिल होते हैं? पहला, अपर जिला न्यायाधीश, दूसरा संयुक्त जिला न्यायाधीश, और तीसरा है किसी लघुवाद न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश, चौथा है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और पांचवा है सेशन न्यायाधीश। कौन सा सही है? केवल 1 2 3 1 2 4 5 2 3 4 और 1 2 5 और 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी सही है। तो इस अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, किसी लघु न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश सब होते हैं। ठीक है। 53 है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरा, ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों का पालन हेतु बाध्य है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो और एक दो दोनों सही हैं। कौन से सही हैं इसमें से? तो ये जो आंसर हो जाएगा, चलिए चेक करते हैं इसका। तो ग्राम न्यायालय के संदर्भ में बात हो रही है। तो ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा होती है। सही है। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों का पालन करने की बात है, ये भी सही है। तो ग्राम न्यायालय पर एक गतिमान अदालत है, ये आपराधिक और दीवानी दोनों अदालतों की शक्तियों का प्रयोग करता है। ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर की जाती है, लेकिन ये गांव में जाकर कार्य करते हैं और मामलों का निपटारा करते हैं। ग्राम न्यायालय द्वारा सुनाई योग्य वाद आपराधिक मामलों में जहां किए गए अपराध के लिए 2 साल से अधिक की सजा नहीं हो, जब वह आपराधिक मामले में शामिल संपत्ति का 20,000 रुपए से अधिक नहीं है। दीवानी मामले में मवेशी अत्याचार अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, संपत्ति विवाद आदि के मामले, दावे या विवाद हैं। तो ये सही है। अधिकतम 3 वर्ष का सजा का प्रावधान है। ठीक है। अगला है 1 मिनट, अपराध के लिए 2 साल से अधिक की सजा नहीं हो, 2 साल से अधिक, ये गलत है। सॉरी, ये गलत है क्योंकि 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष दिया है। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा, दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, वह ऐसी उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत है जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। दूसरा, जब वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे संसद द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से देय उपलब्धियों और भत्तों राज्य द्वारा साझा किए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, सॉरी 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो, डी। तो कौन सा इसमें सही होगा?
तो वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों के लिए अधिकृत है जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, गलत है। और ये गलत, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धि, भत्तों, विशेषाधिकारों के लिए अधिकृत होगा, इसलिए पहला सही नहीं है, गलत है। और दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे देय उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से राज्य द्वारा साझा किए जाएंगे। ये बातें हैं। तो ये भी गलत है, इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। डी 55। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए। दूसरा, 87वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर करने का प्रावधान किया है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, और एक दो दोनों सही है। तो ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो हाँ, संसद को तो पहला, भारत के निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए। तो ये जो है संसद को यह अधिकार है, भारत के निर्वाचन आयोग को नहीं, संसद को यह अधिकार है, इसलिए पहला गलत है। 87वें, ये 87वें नहीं है, ये जो है 1 मिनट देखिए, 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग 2001, ना कि 2003, 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया है। 1991 की जनगणना के आधार पर कहा गया था। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों की लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन डी है। 56 है, प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति के बोलने और मत देने का अधिकार होता है। यदि प्रश्न उठता है तो कोई विषय राज्यपाल को विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दोनों। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए चेक करते हैं। प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति में बोलने और मत देने का अधिकार होता है। बताइए क्या ऐसा होता है? सोचिए। तो प्रत्येक मंत्री का विधानसभा, चाहे विधान परिषद हो, जहां कहीं पर मौजूद हो, कि कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। उसी प्रकार अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा जिसका उसे सदस्य बनाया गया है। हालांकि इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार यहाँ पर नहीं होगा। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। तो बिल्कुल ये सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रदान किए गए हैं? पहला है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार शामिल है। दूसरा है भूमि सुधार का कार्यान्वयन। तीसरा है मत्स्य उद्योग। चौथा है लघु उद्योग। पांचवा तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 है, निर्वाचन के राज्य द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? पहला है तनख्वाह समिति, बी है वोहरा समिति, सी है जे.एस. वर्मा समिति, डी है इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो कौन सा सही होगा? तो ये जो सही होगा ये थे इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो ये है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, तो चलिए, तो राज्य अथवा सरकार द्वारा चुनाव के वित्त पोषण पर इंद्र गुप्ता समिति 1958 ने सैद्धांतिक तौर पर राज्य द्वारा चुनाव के लिए वित्त पोषण के विचार का समर्थन किया है। समिति राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक अनुदान दिए जाने को संवैधानिक, कानूनी, जनहित के आधार पर पूर्णतः औचित्यपूर्ण मानती है, जिसके माध्यम से ऐसी स्थितियां निर्मित की जा सकेंगी जहां कम वित्तीय संसाधनों वाले दल भी बेहतर वित्तीय संसाधन संपन्न दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए 59,
आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत का वेधशाला श्रेणी का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। दूसरा, इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर प्रभाव मंडल में स्थापित किया जाएगा। तीसरा, यह प्रकाश मंडल, वर्णमंडल एवं सूर्य के अवलोकन हेतु 7 नीति भारों का वहन करता है। कौन सा सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव बांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, चुनाव बांड इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 करोड़ के मूल्य वर्ग में शामिल किया जा सकते हैं, नहीं पूछा है। और बी है, चुनाव बांड का उपयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। सी है, क्रेता द्वारा प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। डी है, राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए विदेशी कंपनियां चुनावी बांड का उपयोग कर सकती हैं। इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत होगा। और ऑप्शन बी मतलब चुनावी बांड का उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम निर्वाचन में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। तो ये जो है गलत हो जाएगा, चुनावी बांड का उपयोग सभी के लिए नहीं होता है। और जो 61, एक संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह रिजर्व यह गोदावरी नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीसरा, भौगोलिक रूप से यह रिजर्व इंडो मलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बाघ, तेंदुआ इसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कहाँ किस अभ्यारण्य का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, बी कबर टाइगर रिजर्व, सी तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और डी है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी कवर टाइगर रिजर्व। कवर टाइगर रिजर्व गोदावरी नदी के किनारे तेलंगाना राज्य के उत्तर पूर्वी भाग आदिलाबाद जिला में स्थित है। यह दक्कन प्रायद्वीप केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है। रिजर्व सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसमें सघन वन, घास के मैदान, खुले क्षेत्र, नदियां, जलधाराएं और जल निकाय शामिल है। 62 है, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श के परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा, परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। कौन सा सही? केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2 या 1, 2 दोनों सही है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1। यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श में परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, सही है। और दूसरा, परिवार न्यायालय के निर्णय तो यह अपने निर्णय के विरुद्ध केवल एक अपील का अधिकार प्रदान करता है जो उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इसलिए दूसरा गलत है, अपील नहीं की जा सकती, की जा सकती है। और ये 63 है, ओट्टन थुल्लाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कला, विज्ञान और चिकित्सा के सामंजस्यपूर्ण समन्वय के लिए प्रसिद्ध केरल का एक प्राचीन युद्ध कला रूप है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि इसे शिकारियों द्वारा जंगलों में जानवरों को लड़ने की तकनीक को देखकर विकसित किया गया था। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1, 1, 2 दोनों या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा दोनों के दोनों ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि ओट्टन थुल्लाल जो है केरल का गायन और नृत्य कला का रूप है। गायन और नृत्य कला का रूप है और यह कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। कथकली एवं कुडियाट्टम जैसे अधिक जटिल नृत्य रूपों के विपरीत यह कला अपना साधारण शैली के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पहला गलत है। और दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए कि थुल्लाल कला के 3 रूप हैं अर्थात ओट्टन थुल्लाल और परायण थुल्लाल और सिंथगन थुल्लाल। प्रत्येक थुल्लाल कला में एक अलग प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है। उदाहरण के लिए ओट्टम थुल्लाल कला के प्रदर्शन में अन्य 2 कलाओं की तुलना में अधिक शारीरिक गति और गायन का एक भिन्न तरीका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस कला की वेशभूषा सर्वाधिक आकर्षक मानी जाती है। अधिकांशतः इस कला के प्रदर्शन धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर के बाहर होते हैं, इसलिए सही नहीं है। अगला है 64, अधिसूचित क्षेत्र समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित संवैधानिक निकाय है। दूसरा, ये पूरी तरह से नामित निकाय है। तीसरा, इनका गठन और औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के प्रशासन के लिए किया गया है। कौन सा सही है? केवल 1, 1, 3, 3 और 2, 3। कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर होगा देखते हैं। यह राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। तो ये जो है सांविधिक निकाय है कि कौन सा निकाय है ये देखना होगा हमको। तो ये जो है
यह अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र प्रशासन के लिए किया जाता है। औद्योगिकरण के तेजी से विकसित हो रहा कस्बा और एक ऐसा कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिकाओं के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया, किंतु राज्य सरकार को उसे महत्वपूर्ण माना जाए। चूंकि ये सरकार राजपत्र की अधिसूचना प्रकाशन करके गठित किया गया है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। तीसरा इसलिए सही है। और दूसरा क्यों सही है? तो सही पहले चलिए, हालांकि नगर पालिका के विपरीत ये पूरी तरह से नामित निकाय है। राज्य सरकार द्वारा सूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष सहित इसके सभी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार ये न तो निर्वाचित निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है, और इसलिए पहला सही नहीं है और दूसरा सही है। ये नामित निकाय है। और 65 है, न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्णा समिति का गठन किया गया। पहला ए है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के दायरे की समीक्षा के लिए, बी है मध्यस्थता तंत्र के संस्थागत करण की समीक्षा के लिए, सी है ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए, और डी है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कामकाज की समीक्षा करने के लिए। कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्यस्थता के तंत्र के संस्थागत करण की समीक्षा करने के लिए। और 66 है, यह संरक्षित क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह विशालकाय लेदर बैग कछुओं के लिए भारत का निडन स्थल है। हाल ही में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मार्ग बनाने के लिए इस पूरे वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्यों की सूची से हटा दिया गया था। ऊपरी परिच्छेदों के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया? पहला है गैलाथियो बे वन्यजीव अभयारण्य, और बैरन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, और लैंडफॉल द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, एक कथबर्ड बे वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो हो जाएगा, कौन सा अभयारण्य की बात की जा रही है? तो अभयारण्य के नाम है गैलाथियो वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। अगला है 67, मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाता है अनुच्छेद 74 के हिसाब से राष्ट्रपति। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है? लोकसभा के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य को, भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 2 1 3 2 3 4 या 1 2 3 4? तो किसका होता है? तो लोकसभा के लोगों का नहीं होता है, इनका तो भाई चुनाव के थ्रू होता है वैसे। और 2 3 4 ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 69, संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी विशेष राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। और दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को कोई व्यक्ति उस सीट से भी चुनाव लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। और अब कौन सही? केवल एक, केवल दो, ना 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों नहीं सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, किसी विशेष राज्य के राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 70 है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है? पहला, अंतर्राज्यीय जल विवाद, और दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, और तीसरा किसी भी पूर्व संविधान संधि के उत्पन्न विवाद, और चौथा है केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की भरपाई। कौन सा सही है? केवल 1 2 3, बी है 2 4, और सी है 1 3 4, और डी है 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो होगा अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये सही नहीं है। और क्योंकि ये सही नहीं है, और दूसरी बात करें तो इसमें केवल जो सही है ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, लेट मी चेक। पहला हो जाएगा सही है, पहला सही है, और दूसरा गलत है, और तीसरा चौथा सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, ये नहीं है, नहीं ये सही है, इसमें नहीं पूछा ना, तो ये जो है सही है, बाकी ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब ये नहीं है। 71 है, भरोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है, भरोस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है और इसमें गूगल की सभी सेवाएं शामिल हैं। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2, दोनों नहीं।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, या आईटी मद्रास द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही है। भरोसे एंड्रॉयड ओपन सोर्स, तो दूसरा गलत है, क्योंकि एंड्रॉयड और भरोस के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि भरोस किसी भी गूगल सेवा या ऐप्स के साथ नहीं आता है। भरोस में कोई भी ऐप पहले ही डाउनलोड नहीं किया गया है, इसने यूजर को अपनी पसंद का कोई भी ऐप डाउनलोड करने की सुविधा प्राप्त होती है, तो इसलिए सही नहीं है दूसरा, ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक लोकसभा के विघटित होने से समाप्त हो जाते हैं? पहला, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा द्वारा लंबित विधेयक। दूसरा, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक। तीसरा, राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक। तो कौन सा उत्तर सही? केवल एक, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1 3। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा द्वारा लंबित विधेयक बिल्कुल सही है। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक नहीं, ये गलत है। क्योंकि ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन होता है, समाप्त नहीं होता है, इसलिए दूसरा गलत है। और राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा में पारित विषय, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी गलत है, तो ऑप्शन केवल 1 होगा। ठीक है। 73 है, बासमती चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, इसकी खेती ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है। दूसरा, हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा का मानक प्राधिकरण ने बासमती चावल के लिए मानक अधिसूचित किया है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। इसकी खेती ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है, बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा का मानक प्राधिकरण में बासमती चावल के लिए मानक अधिसूचित किया है। 74 है, छावनी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सा सही कौन सा गलत? यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। बी है, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी है, परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से छावनी क्षेत्र के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। डी है, स्टेशन को कमांड करने वाले सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा डी, स्टेशन को कमांड करने वाले सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की क्या करते हैं? बैठक करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 75, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनकी पदावधि निश्चित नहीं है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 2 है, उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 3 है, इस एक पदाधिकारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा देखते हैं। उसकी पदावधि मिश्रित नहीं है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, बिल्कुल सही है। और उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, क्या सही है? जी नहीं, प्रधानमंत्री की वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है, इसलिए दूसरा गलत है। एक पदाधिकारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो 1 3 सही है। 75 है, विषाणु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्संकलन का सर्वोत्तम वर्णन है? यह एक संकर विषाणु का निर्माण और जिसमें 2 या 2 से अधिक विषाणु के जीनोम के हिस्से होते हैं। बी है, यह वह प्रक्रिया जिसमें एक विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है, उसके भीतर प्रतिकृत करता है। सी है, वह विषाणु होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एंजाइम डीएनए से आरएनए की प्रतिलिपि बनाता है। डी है, यह एक नई प्रजाति बनाने के लिए किसी स्तनपायी के आनुवांशिक कोड के उत्परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो कौन सा सही है इसमें से? तो ये हो जाएगा 1, वह एक संकर विषाणु का निर्माण है जिसमें 2 या 2 से अधिक विषाणुओं के जीनोम के हिस्से होते हैं। 77 है, किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है उपराष्ट्रपति। तो ये कौन है? ये आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 78 है, उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? ए है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। बी है, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद। सी है, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के तुरंत बाद और डी है, वास्तविक चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले।
तो ये कौन सा आंसर होगा? इसका होगा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद। और 79 है, अस्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अस्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की जाती है। बी है, अस्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। कौन सा सही? केवल एक, केवल दो, ना एक दो दोनों सही है, या ना तो एक ना तो दो? इसका आंसर सही हो जाएगा, दोनों के दोनों होगा। अस्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित की जाती हैं। अस्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। सही है। 80 है, भारत में संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने को बोलने का अधिकार है। दूसरा है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, और ऑप्शन सी है एक दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के भारत की संसदीय कार्रवाई के संदर्भ पूछ रहा है ना, तो भारत के महान्यायवादी को किसी भी संसद या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। बिल्कुल है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। तो ऑफकोर्स ले सकता है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन या सदस्य बने 6 महीने के तक ही मंत्री रह सकता है। तो ये है सही, ये है एक मिनट, ये है सही, ये है गलत। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। आईटी नियमावली 2021 के तहत हाल ही में स्थापित शिकायत अपील समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार द्वारा बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केवल ऑनलाइन संचालित होगा। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। 82 है, हाल ही में सुर्खियों में रही चाइना प्लस 1 रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली राजनीतिक गठबंधन है। बी है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन के बाहर स्थानांतरित करने के लिए लिया गया रणनीतिक निर्णय है। सी है, एक रक्षा कार्यक्रम है जिसने कार्ड समूह में एक और सदस्य देश को सम्मिलित करना शामिल है। और डी है, एक नया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए चीन और रूस का अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम है। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा बी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन के बाहर स्थानांतरित करने के लिए लिया गया राजनीतिक निर्णय है। 83 है, श्रीमान XY जैन जिला न्यायाधीश बनना चाहते हैं। भारत के संविधान में जिला न्यायाधीश बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष? संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा डी। तो संविधान में ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है न्यूनतम आयु का। ठीक है, तो संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित बिल्कुल नहीं है। 84 की बात करें तो इम्यून इम्प्रिंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पहले सामना किए गए वेरिएंट के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दोहराने की शरीर की प्रवृत्ति है। टी कोशिका लिम्फोसाइट्स इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों सही है। डी है ना तो एक ना तो दो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। यह पहले समता के लिए वेरिएंट के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया को दोहराने का शरीर की प्रवृत्ति बिल्कुल सही है। टी कोशिका लिम्फोसाइट इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो हमारे शरीर के बारे में बताऊं तो हमारे शरीर के पहली बार किसी वायरस संपर्क में आने के बाद यह स्मृति बी सेल्स का निर्माण करती है। स्मृति मतलब याद करने की। ये कोशिकाएं रक्त धमनियों की परिसंचरण करती हैं और तीव्र गति से एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। जब वायरस के एक समान या भिन्न रूप में प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली नई बी कोशिकाओं का निर्माण करने के स्थान पर स्मृति मौजूदा बी कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है, जो पहले एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। पुराने और नए दोनों प्रकार के वायरसों में पाई जाने वाली विशेषताओं से जुड़ी होती हैं। इन्हें क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज कहा जाता है। यदि क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज नए स्ट्रेन के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन उतनी प्रभाव नहीं होती है जिनकी बी कोशिकाओं द्वारा निर्मित वो एंटीबॉडीज होती हैं जिनका निर्माण मूल वायरस के संपर्क में आने पर हुआ था। इसलिए दूसरा सही नहीं है, यहाँ पर बी कोशिका होगी ना कि डी।
85 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब राज्यपाल राष्ट्रपति की विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दूसरा, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक दो दोनों सही है, तो डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर होगा एक दो दोनों सही है। 86 है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये परामर्शदात्री निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। बी है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तीसरा है, कुल 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो भारत के सभी 28 राज्यों को कवर करती हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक दो, दो दो तीन और एक दो तीन। कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और ये पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये परामर्शदात्री निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो ये जो है ये ये गलत है। और एक मिनट, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो शायद रुक गया था। तो 87 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सशस्त्र बलों में संबंधित सेवा मतदाताओं को प्रॉक्सी वोट की सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरा है, निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र की सुविधा अधिसूचित कुछ वर्गों के लोगों को प्रदान की जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक दो दोनों, या ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो शायद हो गया था, नहीं मैंने करवा दिए थे लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी। 88 है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उनके चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। उनके निष्पादन के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। तो इनमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और 89 है, संसद के दोनों सदनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की है। दूसरा, केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। कौन सा सही होगा? तो ये जो है ये सही होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों के दोनों गलत है। कि संविधान के राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित की जाती है। तो संविधान के राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की जाती, संसद पर छोड़ दिया गया, इसलिए पहला गलत है। केंद्र सरकार के परामर्श से केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही सभा विघटित कर सकता है, जिन्हें राष्ट्रपति करता है। वरीयता तालिका के अनुसार निम्नलिखित को उनके पदाधिकारों के उच्च से निम्न पदों पर व्यवस्थित कीजिए। तो आप कर ही सकते हैं। तो प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में संघ के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये जो हो जाएगा, पहले तो प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद राज्यपालों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे, उसके बाद होंगे पूर्व राष्ट्रपति, फिर संघ कैबिनेट मंत्री, फिर इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला 91, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला, वह लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कौन? मंत्रिपरिषद जी नहीं, वो तो लोकसभा के प्रति होता है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, मतलब ये चला गया। संविधान के अनुसार मंत्री पर कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। क्या नहीं है? चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल नहीं है, ये सही है। और प्रत्येक मंत्री पर यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडलों के निर्णय को माने और संसद के भीतर से बाहर दोनों जगह पर उनका समर्थन करे। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 92, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला, जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही इसका सभापति बन जाता है। दूसरा, उसके निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। तीसरा, वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। कौन सा सही है? केवल दो, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी दो तीन, ऑप्शन डी है एक तीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाता है तो स्वतः इसका सभापति बन जाता है। बिल्कुल सही है। उसने निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है, नहीं, वो अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का करता है। वह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल बी 1।
आंसर 93 है। संसद के दोनों सदनों में इस प्रकार की अलग-अलग समितियां होती हैं। यह समिति सदन के कार्य और समय सारणी को विनियमित करती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी अथवा अन्य कार्यों के संचालन के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति में इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का वर्णन किया गया है? पहला है कार्य सलाहकारी समिति, बी है नियमित नियम समिति और सी है समान प्रयोजन समिति और डी है आचार समिति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य सलाहकारी समिति, ऑप्शन ए। 94 है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अगला है तो अगला है, ये तो सही है। नहीं, ये सही कहाँ से है? सही नहीं है। तो ऐसा नहीं, साधारणतः लोकसभा या राज्यसभा के संसद सदस्य ही मंत्री पर नियुक्त किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के बिना भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा वो मंत्री नहीं रहेगा। और दूसरा है राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी अनुशंसा प्रधानमंत्री करते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। 95 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, प्रत्येक वस्तु को जो 70 केल्विन मतलब -203 डिग्री सेल्सियस से अधिक के ताप पर एक अतिचालक के रूप में कार्य करती है, इसे आमतौर पर उच्च तापीय अतिचालक माना जाता है। दूसरा, ठोस पारा अपने थ्रेशोल्ड तापमान अर्थात 270 डिग्री सेल्सियस के नीचे एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करता है। ऊपर इनमें से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों सही है। डी, न तो एक न तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। 96 से भारत में संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया हो। दूसरा, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। कौन सा कोड सही है? 1 2 2 3 1 3 कौन सा सही है इसमें से? ये बात कर रहा है किसी राज्यपाल के बारे में। तो ये जो आंसर होगा इसका, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसे राज्य का निवासी होना चाहिए, उसे वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली उसे संबंधित राज्य के बाहर का होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानिक राजनीति तंत्र न रह सके। इसलिए कथन, वह राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है। 1 मिनट, बिल्कुल हाँ सही तो है। मतलब उससे उस राज्य से बाहर का होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति स्वतंत्र हो। तो वो राज्य का निवासी नहीं, निवासी की बात नहीं, मतलब उस राज्य से संबंधित ना हो, तो ऐसी बात है। तो इसलिए गलत होगा। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री परामर्श करना आवश्यक है, लेकिन उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो जो दूसरा है वे भी गलत है, क्योंकि दूसरी जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। इसलिए दूसरा सही नहीं है और वो सही है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है 97। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। दूसरा, राष्ट्रपति सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी संसद का सदस्य हो सकता है। कौन सा सही नहीं है? केवल 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो इसमें सही नहीं पूछा है, देखते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है? नहीं। प्रधानमंत्री ये कौन होता है? तो कि वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये शायद प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति होते हैं। तो पहला तो गलत होगा और इसलिए पहला ऑप्शन होगा। इसमें गलत पूछा है ना, मतलब सही नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला। और दूसरा, वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री सदन के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अच्छा, ये तो सही है। राष्ट्रपति सदन के पटल पर सरकार की नीतियों को घोषणा करता है? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री करता है।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। 98 है, संसद का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लोकसभा निर्वाचन के उद्देश्य के लिए मतदान सूची तैयार करने और संशोधन के लिए उपबंध करता है? ऑप्शन ए है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, बी है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सी है संसद अधिनियम 1959 और डी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा कि पहला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। 99 है, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां हैं जो साक्ष्य के आदान प्रदान की अनुमति देता है। दूसरा है विदेश मंत्रालय आपराधिक कानूनों के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है। और तीसरा है इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी न्यायिक प्रक्रियाओं के कार्यों के संबंध में विदेशी सरकारों के साथ किसी भी प्रकार की व्यवस्था को उल्लेख नहीं करती है। कौन सा सही है? केवल 1 2 बी है 2 3, अब सी है 1, डी है 1 2 3। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये किसे कानूनी सहायता संधि। ठीक है, ये देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां जो साक्ष्य के आदान प्रदान की अनुमति करती है, बिल्कुल सही है। और ये दूसरा सही नहीं, क्योंकि भारत में नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले आदान प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण है, इसलिए दूसरा गलत है। और इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता ये गलत क्यों है? तो इसकी बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 105 केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के साथ समन वारंट और न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था का प्रावधान करती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 1 मिनट 1 3 कहाँ से होगा? तो इसमें क्या पूछा? सही गलत हो गया, पहला दूसरा तो गलत हो गया ना। तो ये जो आंसर हो जाएगा, नहीं पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। 100 क्वेश्चन चलिए कंप्लीट होता है। तो विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, ये एक गैर सरकारी लॉबिंग संगठन है जो बृहत स्तर पर वैश्विक उद्यमों द्वारा वित्त पोषित है। इसका उपयोग निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और यहाँ तक कि युद्धों से बचने के लिए भी किया गया है। कौन सा सही? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या डी ना तो 1 ना तो 2। इसका जो आंसर होगा दोनों के दोनों सही होंगे। तो ठीक है, ये कंप्लीट होता है पूरा 100 क्वेश्चन। और कितना मार्क्स आपने अभी तक ऑब्टेन किया। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन का सोल्यूशन का वो कोई कंफ्यूजन हो तो हमको बताइएगा, और या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सोल्यूशन का तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको लिंक अवेलेबल करा देंगे और अपने टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।